हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब जैसा कि जानते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इनमें से पहला वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो। और दूसरा वर्ड है स्टैट्स, यानी इलेक्ट्रो इन स्टैटिक कंडीशन, यानी चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। तो जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है, रेस्ट में होता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। यहाँ पे जो वर्ड है रेस्ट, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। हम फोकस करेंगे चार्ज पर। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक मास। ये मास की ही जैसी एक प्रॉपर्टी है। जैसे आपके किसी भी मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स की बात हम करें, तो वहाँ पर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उन सभी का कुछ ना कुछ मास होता है। उसी तरीके से ये पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है और उनका हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अब जैसे मास की वजह से पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वैसे ही चार्ज की वजह से क्या देखने को मिलता है? चार्ज की वजह से देखने को मिलता है अट्रैक्शन और रिपल्शन। चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो हमने कहा, उसका क्या मतलब होता है? तो बेसिकली जो चार्ज है वो आता है बॉडी पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और जब किसी बॉडी के पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और जब बॉडी पर जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे ज़्यादा आ जाते हैं, तो बॉडी क्या हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि वैसे कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी जितने उसमें प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जो हम एटम के लिए कहते हैं कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि मटेरियल में आपके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज मटेरियल को छोड़ के जा नहीं सकता, तो जाता कौन है? आपका नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन। और जब ये किसी बॉडी को छोड़ के चले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ये किसी बॉडी पर रिसीव होते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ही है जो सब्सटेंस को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसी के आने जाने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है बॉडी के ऊपर। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। खाली चार्ज के बारे में बात करके हमें कुछ नहीं मिलता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपका जो न्यूट्रल बॉडी होता है उसे दोनों ही चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो या नेगेटिव चार्ज बॉडी हो, दोनों ही किसी भी न्यूट्रल चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेंगे। तो उस केस में आपका जो अट्रैक्शन है वो हम नहीं कहते कि क्या हो पाएगा? टेस्ट ऑफ चार्ज हो पाएगा। मतलब अगर हमें ये देखना है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो अट्रैक्शन इज़ नॉट द केस। कौन सा केस है? रिपल्शन। क्योंकि रिपल्शन केवल तभी हो सकता है जब दो बॉडीज़ पर सेम चार्ज हो। अट्रैक्शन तो तब भी हो सकता है जब एक बॉडी पे आपके चार्ज हो और दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो, या दोनों पर जो चार्ज हो वो ऑपोजिट इन नेचर हो। दूसरी बात है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी करेंसी है, तो हमारी करेंसी में सबसे छोटी अमाउंट जिसमें कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं दैट इज़ 1 रुपी। थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम जो मिनिमम अमाउंट किसी को भी दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं वो है 1 रुपया। इसी तरीके से चार्ज जो है वो भी क्वांटाइज्ड इन नेचर है, यानी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि आप एक्सचेंज कर सकते हो, यानी इतना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो दिया या लिया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। तो क्वांटाइजेशन के रूल के हिसाब से हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है, चार्ज पजेस्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसको हम लिखते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यानी प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज, माइनस है तो नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो भी चार्ज बॉडी पर होगा उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी ई के मल्टीपल में इतना ही चार्ज लिया जा सकता है, इतना ही चार्ज दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटे चार्ज का ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा
जो क्वांटम ऑफ चार्ज की बात की जाती है वो अनस्टेबल मान के ड्रॉप कर दिया जाता है उसका आइडिया, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। मतलब हमारे सवालों में हमें चार्ज के क्वांटाइजेशन में हमेशा ये मानना है कि ई का चार्ज ही आ सकता है या ई का चार्ज ही जा सकता है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। इसका मतलब ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो अलजेब्रिक समय टोटल चार्ज का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि पेयर प्रोडक्शन। अब हम इसको समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग एक गामा रे फोटोन है, तो गामा रे फोटोन का टोटल चार्ज क्या है, ज़ीरो। तो अगर रिएक्शन से पहले, पेयर प्रोडक्शन से पहले टोटल चार्ज ज़ीरो था, तो रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज ज़ीरो ही रहना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि गामा रे फोटोन से हमें क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये बात गलत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। उसका कहना है कि आपके पास पहले अगर ज़ीरो चार्ज था टोटल, तो बाद में भी ज़ीरो आना चाहिए। यानी आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो इतना ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज और आना चाहिए। उसी के बेस पर दूसरा पार्टिकल लिखा जाता है पॉजिट्रॉन। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल चार्ज ज़ीरो है, तो राइट हैंड साइड पर भी टोटल चार्ज ज़ीरो है, यानी पहले और बाद का चार्ज आपस में इक्वल है। पेयर एनिलेशन क्या होता है? पेयर एनिलेशन में जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में हमारा न्यूट्रल पार्टिकल टूट के दो चार्ज पार्टिकल बना रहा है, पेयर एनिलेशन का मतलब है दो पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बनाएंगे। तो यहाँ ये बिल्कुल उल्टी रिएक्शन होती है पेयर प्रोडक्शन की। इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर आपका चार्ज गामा रे फोटोन बनाते हैं। अब इनिशियली आपका जो चार्ज था वो ज़ीरो था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। इसलिए जो फाइनली पार्टिकल बना वो भी न्यूट्रल होना चाहिए या उस पर टोटल चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। हम जानते हैं गामा रे फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरीके से रेडियो एक्टिव डिके, इसमें हम देखते हैं तो हमने कहा कि हमारा एटॉमिक नंबर 92 था। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि हमारे न्यूक्लियस में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। तो अगर हमने कहा कि इस रिएक्शन के बाद जो अगला एलिमेंट बना उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस यानी एटॉमिक नंबर 90 है, तो ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि पहले 92 थे तो बाद में भी 92 ही होने चाहिए। तो बाद में रिएक्शन कंप्लीट होती है तो मालूम पड़ता है कि यहाँ एक हीलियम भी था। अब हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारे जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। तो ये थी चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़। अब जैसे यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें कहा है कि 5 पेयर ऑफ प्लेट्स हैं ए, बी और डी, चार्ज किए हुए हैं, प्लास्टिक प्लेट्स हैं, और जो सी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर प्लेट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पेयर ऑफ प्लेट्स के बीच में हमें दिया हुआ है 3 पेयर्स के लिए, और हमसे पूछा है कि रिमेनिंग 2 पेयर्स के लिए हमें बताना है कि प्लेट्स आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ए और बी के बीच में अट्रैक्शन। ए और बी के बीच में अट्रैक्शन दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? या तो ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं या इनमें से कोई एक न्यूट्रल है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए, बी और डी चार्ज प्लेट हैं, तो न्यूट्रल वाली बात जो है वो कैंसिल हो गई। इसका मतलब ए एंड बी कैसे हैं, ऑपोजिटली चार्ज्ड है। अब सी और ए के बीच में देखते हैं। सी और ए के बीच में अट्रैक्शन दिख रहा है, सी हमें दिया है न्यूट्रल, तो सी को ए अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली क्योंकि ए चार्ज्ड है। अगर हम सी का डी के साथ देखें तो डी भी उसे अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही अट्रैक्ट करते हैं। तो सी और डी के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा। डी और ए के बीच में रिपल्शन दिया है, साथ ही साथ दिया है कि डी और ए चार्ज हैं। इसका मतलब डी और ए कैसे हैं, सेम नेचर से चार्ज किए हुए हैं, यानी या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों नेगेटिव हैं। तो अब अगर हमसे बी और डी के बीच में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए, ए और डी सेम नेचर के हो गए, और ए और डी रिपेल कर रहे हैं, हाँ, तो ये दोनों सेम नेचर के हो गए। और ए और बी में अट्रैक्शन था तो ये ऑपोजिट नेचर के हो गए। अगर ए बी को अट्रैक्ट करता है तो डी भी क्या करेगा, बी को अट्रैक्ट करेगा। क्यों?
क्योंकि ए और डी का नेचर क्या है, सेम। तो जो ए बी के साथ कर रहा था वही कौन शो करेगा, डी शो करेगा। यानी जहां हमें नहीं दिया हुआ था कि क्या फोर्स लगेगा, हमारा जवाब होगा यहाँ भी अट्रैक्शन होगा और यहाँ भी अट्रैक्शन होगा बिटवीन बी एंड डी। इसी तरीके से अगर क्वांटाइजेशन पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारी बॉडी के ऊपर है, तो कैसे बताएंगे इसको। 1 कूलम चार्ज है, तो कूलम क्या है, कूलम एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। ये हमारी CGS यूनिट ऑफ चार्ज है, ESU जिसे हम कहते हैं स्टेट कूलम। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि अगर बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो बताइए उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला काम में लेना है, क्वांटाइजेशन का फार्मूला, जो कहता है Q = ±NE। प्लस माइनस साइन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम बस ये निकालना चाहते हैं कि N का वैल्यू क्या होगा। तो N का वैल्यू हो जाएगा Q/E। Q 1 कूलम चार्ज है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 कूलम के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। सॉल्व करने पर ये हमें मिलता है 6.25 × 10⁻18। तो इतना इलेक्ट्रॉन का नंबर, या तो आप इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकाल लो तो उस पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या उसको इतने इलेक्ट्रॉन दे दो तो उस पर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये थी हमारी चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।